अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों इस टॉपिक को ना आप कुछ इस तरीके से समझो। देखो मेरे पास एक गिलास पानी पड़ा हुआ है और उसके अंदर 3 चम्मच चीनी डिज़ोल्व है और कुछ नमक भी डिज़ोल्व है। मुझे शिकंजबीन पीनी है। अब मैं इतनी ज़्यादा शुगर वाली शिकंजबीन नहीं पीना चाहती जिसमें 3 चम्मच एक गिलास पानी में डिज़ोल्व हैं, और मैं इससे कम कंसंट्रेशन वाली शिकंजबीन पीना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी बच्चों, उस पानी के गिलास में से आधा गिलास उस सॉल्यूशन में से जिसमें 3 चम्मच चीनी डिज़ोल्व है उसमें से हाफ सॉल्यूशन जो है मैं किसी और गिलास में डालूंगी। मतलब वो एक गिलास जो पानी है जिसमें 3 चम्मच चीनी डिज़ोल्व है उसमें से हाफ गिलास मैं किसी और गिलास में डालूंगी और उसमें मज़ीद सादा पानी ऐड कर लूँगी। और अब ये जो मेरा नया गिलास पानी का बन जाएगा, इसमें अब शुगर कम होगी। बच्चों ये मैंने क्या किया, देखो एक गिलास पानी जिसमें 3 चम्मच चीनी डिज़ोल्व थी वो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। उसमें से हाफ गिलास मैंने पानी लिया और उसमें मज़ीद पानी डाला। अब उस गिलास में चीनी कम हो गई क्योंकि मज़ीद ऊपर से आधा गिलास पानी डाला। तो अब ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, उस पिछले सोल्यूशन के मुकाबले में ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। अगर सोल्यूट ज़्यादा तो डाइल्यूट सोल्यूशन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और अगर सोल्यूट कम तो कैसा सोल्यूशन होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन। देखो टॉपिक हमारा क्या, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। ये मैंने क्या की, डाइल्यूशन की थी। डाइल्यूशन मैंने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लिया, उसमें से हाफ डाला और मज़ीद उसके अंदर पानी ऐड करके मैंने उसको डाइल्यूट कर लिया, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। यही हम लैब में भी कर सकते हैं। देखो अगर मुझे कोई सोल्यूशन रिक्वायर्ड है KMnO4 का, KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट का सोल्यूशन मुझे रिक्वायर है, जो लैब में सपोज मुझे रिक्वायर है, और उसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 0.01 मोलैरिटी होनी चाहिए, और इस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर क्यूब। देखो मुझे जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है KMnO4 का, लैब में सपोज किसी प्रैक्टिकल में मुझे KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट का सोल्यूशन रिक्वायर है और इसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 0.01 मोलर, और वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये मुझे रिक्वायर है लेकिन लैब में एक KMnO4 का सोल्यूशन पड़ा है और उसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.1 मोलर। ये लैब में पड़ा हुआ है, ये लैब में सोल्यूशन पड़ा हुआ है जिसकी मोलैरिटी, स्टॉक पड़ा हुआ है जिसकी मोलैरिटी KMnO4 के सोल्यूशन की कितनी है, 0.1 मोलर। अब देखो 0.1 मोलर पड़ा हुआ है और मुझे कौन सा चाहिए, 0.01 मोलर। 0.1 मोलर की मोलैरिटी ज़्यादा है और 0.01 मोलर की मोलैरिटी कम है, तो मतलब ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। और इसके कंपैरिजन में मुझे कैसा सोल्यूशन चाहिए, डाइल्यूट सोल्यूशन। देखो जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको कि 2 मोलर सोल्यूशन की मोलैरिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू 1 मोलर सोल्यूशन। तो ये ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, इसकी कंसंट्रेशन कम है 1 मोलर वाले की। तो यहाँ भी ऐसे ही कि ये डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है जो लैब में पड़ा हुआ है, इससे मुझे एक डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है चाहिए, और उसकी मोलैरिटी कितनी हो, 0.01 मोलर। तो बच्चों अब मैं कैसे करूँगी, स्टॉक सोल्यूशन में से कुछ अमाउंट लूँगी और उसमें मज़ीद वाटर ऐड करूँगी और मेरा डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अब बच्चों प्रॉब्लम ये है कि मुझे यही नहीं मालूम कि मैं स्टॉक सोल्यूशन में से कितना सोल्यूशन KMnO4 का निकालूं और उसमें कितना वाटर ऐड करूं ताकि मेरा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो, जिसकी मोलैरिटी 0.01 मोलर है और वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है, वो बन जाए। अब प्रॉब्लम यही है कि स्टॉक में से मैं कितना अमाउंट निकालूं। तो बच्चों इसका लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला ये कि हम एक साइड पे लिखेंगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और दूसरी साइड पे हम बच्चों लिखेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन बच्चों अब फार्मूला क्या लगाएंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बच्चों इसमें से M1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। जैसे यहाँ पे
कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है 0.1 मोलर, और V1 कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का वॉल्यूम। बच्चों हमें यही तो नहीं पता कि स्टॉक सोल्यूशन में से कितना NaOH कितना सोल्यूशन निकालें, तो ये V1 हमें यहाँ से पता चलेगा इस फार्मूले से कि ये जो के स्टॉक सोल्यूशन है इसमें से कितना हम स्टॉक सोल्यूशन निकालें और फिर उसमें वाटर ऐड करेंगे, तो V1 उसी को बोलेंगे और वो हम यहाँ पे अब निकालेंगे। M2 की है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, ये रहा हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन, ये इस साइड पे, इसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए 0.01 मोलर, और V2 वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप V1 को इधर ही रहने दो और M2 V2 को भी इधर रहने दो और M1 को इधर आके कर दो डिवाइड, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं V1 में वैल्यू M2। अब अगर आपको समझना है तो यूं चल लो, देखो M2 की मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए 0.01 मोलर, मल्टीप्लाई बाय V2 क्या है वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, और डाइल्यूट सोल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ से डाइल्यूट सोल्यूशन का कितना होना चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब पुट करें, और उसके बाद M1 क्या है मोलैरिटी ऑफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है 0.1 मोलर। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड और हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें से मोलैरिटी से कैंसिल हो गई और सेंटीमीटर क्यूब यूनिट में बच जाएगा V1। बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टॉक सोल्यूशन पड़ा हुआ है स्टॉक सोल्यूशन, इसमें से 10 सेंटीमीटर क्यूब मेजर करेंगे। 10 सेंटीमीटर, ये हमने इसको पॉइंट वैल्यू पुट की, हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया, हमारा 10 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। बच्चों हम इस स्टॉक सोल्यूशन में से कितना लेंगे 10 सेंटीमीटर क्यूब। हम एक मेजरिंग फ्लास्क लेंगे बच्चों, मेजरिंग फ्लास्क, और ये कितने साइज़ की लेंगे, हमें टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हम 100 सेंटीमीटर क्यूब वाली, बेटा ये मेजरिंग फ्लास्क डिफरेंट साइज़ की लैब में अवेलेबल होती है। हम कितने साइज़ वाली लेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब वाली, क्योंकि हमें सोल्यूशन कितना बनाना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब 100 सेंटीमीटर क्यूब वाली मेजरिंग फ्लास्क लेंगे। इसके अलावा हम लेंगे पिपेट। बच्चों पिपेट जो है ना वो एक स्ट्रॉ की तरह का स्ट्रक्चर होता है, और पिपेट भी डिफरेंट साइज़ की अवेलेबल होती है, जैसे 10 सेंटीमीटर क्यूब वाली लैब में अवेलेबल होती है, इसी तरह बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब वाली भी लैब में अवेलेबल होती है। हम 10 सेंटीमीटर क्यूब वाली पिपेट लेंगे, स्ट्रॉ की तरह होती है, जैसे स्ट्रॉ को एक साइड से मुंह में लेते हैं और दूसरी साइड से जूस के अंदर और सक करते हैं तो जूस इनसाइड मूव करता है उस स्ट्रॉ से, इसी तरह ये होती है। और इसको हम पिपेट की मदद से हम स्टॉक सोल्यूशन में से 10 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन निकालेंगे। पिपेट की मदद से इस सोल्यूशन में से 10 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन निकालेंगे, और हम स्टॉक सोल्यूशन में से 10 सेंटीमीटर क्यूब इस स्टॉक सोल्यूशन में से इसके अंदर ले लेंगे। 10 सेंटीमीटर क्यूब स्टॉक सोल्यूशन। ऊपर से बच्चों हम इसके अंदर करेंगे वाटर ऐड। क्या ऐड करेंगे? वाटर। अब वाटर जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक निशान लगा हुआ होगा, उस निशान तक हम इसको वाटर से भर लेंगे, और हम ऊपर से यहाँ पे इसके ऊपर स्टॉपर ढक्कन होता है, ढक्कन लगाएंगे इस फ्लास्क के ऊपर और इसको बंद करके शेक कर लेंगे। तो ये हमारे पास सोल्यूशन बन गया, और इस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इस सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है 0.01 मोलर। और ये हमने सोल्यूशन किसका बनाया? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का। इस तरह एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से हमारा कौन सा सोल्यूशन बन गया? डाइल्यूट सोल्यूशन। एक डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया जिसकी मोलैरिटी कितनी है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका जिसकी मोलैरिटी है 0.01 मोलर, और वॉल्यूम कितनी है 100 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों इस तरह लैब में डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन की जाती है। और बच्चों ये जो स्टॉक सोल्यूशन होगा ना, जो हमारे पास लैब में पड़ा है जिसकी मोलैरिटी ज़्यादा है, KMnO4 के पोटेशियम परमैंगनेट का जो स्टॉक सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी ज़्यादा है, इसका बेटा पर्पल कलर होगा, डार्क पर्पल कलर। लेकिन इससे जो हम
डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे इसका लाइट पर्पल कलर होगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें सोल्यूट कम हो गया ना, इसमें KMnO4 ज़्यादा है, 0.1 मोल है, और इसमें पर डेसीमीटर क्यूब में जो KMnO4 है वो कितना है, 0.01 मोल। तो ये कम है, इसकी क्वांटिटी कम है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, इसमें सोल्यूट कम है, KMnO4 कम है, तो इसका कलर भी KMnO4 का ही कलर होता है पर्पल। अगर वही कम है तो कलर भी लाइट पर्पल होगा। अब बच्चों हम अगला टॉपिक देखने लगे हैं, सॉल्युबिलिटी, पेज 105 पे। देखो सॉल्युबिलिटी कैसे, सपोज मैं ये कोई सॉल्वेंट लूँ, 100 ग्राम सॉल्वेंट। बच्चों सपोज ये मैं कोई 100 ग्राम सॉल्वेंट लूँ, 100 ग्राम सॉल्वेंट, और इसमें सोल्यूट ऐड करूँ, ऊपर से ऐड करूँ इसमें सोल्यूट। अब सोल्यूट मेजर करके डालेंगे बच्चों, इसमें 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम जितना भी, और इसका टेम्परेचर कर दूँ कांस्टेंट। टेम्परेचर कर दूँ कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर चेंज ना हो। इसके अंदर सोल्यूट ऐड करूँ, मज़ीद सोल्यूट ऐड किया, डिज़ोल्व हो गया, और ऐड किया और डिज़ोल्व हो गया, और ऐड किया डिज़ोल्व हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा जब मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा, इस सोल्यूशन को फिर बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सपोज अगर सैचुरेटेड 100 ग्राम सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट में सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट अगर 5 ग्राम डला, तो इस सोल्यूट की इस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कितनी है, 5 ग्राम। 5 ग्राम। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन बच्चों क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट में नंबर ऑफ जितने भी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हो जाए, टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी खास टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे सोल्यूशन को सैचुरेटेड बनाते हुए किसी भी सॉल्वेंट में जितने भी ग्राम्स की सोल्यूट के डिजॉल्व हो गए, उस सोल्यूट की उस सॉल्वेंट में उतनी ही क्या है, सॉल्युबिलिटी। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। बच्चों आगे हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो बच्चों सॉल्युबिलिटी के 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक, ये पहला सॉल्युबिलिटी का मेन फैक्टर है। दूसरा, इसको जर्नल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी भी कहा जाता है। लाइक डिजॉल्व लाइक को जर्नल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी भी कहा जाता है, और दूसरा फैक्टर बच्चों है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, इसको हम अगले नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। और तीसरा है बच्चों टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी पे ये 3 चीज़ें इफेक्ट करती हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक विच इज़ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, और बच्चों सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और तीसरा है टेम्परेचर। जिसमें से अभी हम क्या पढ़ने लगे हैं, फर्स्ट वन प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी विच इज़ लाइक डिजॉल्व लाइक। अभी हम लाइक डिजॉल्व लाइक जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। बच्चों हमारे पास एक तो होते हैं, हम पढ़ने लगे हैं लाइक डिजॉल्व लाइक जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। देखो हमारे पास एक तो होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, और बच्चों हमारे पास होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। आप लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि हमारे पास एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, एक होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। उसके अलावा बच्चों कोवलेंट भी फर्दर 2 तरह के होते हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। अब बच्चों सॉल्वेंट्स भी 2 तरह के होते हैं। सॉल्वेंट्स एक होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स, और एक होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अच्छा बच्चों पोलर सॉल्वेंट्स की नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जो पोलर सॉल्वेंट्स है ना उसकी एग्जांपल वाटर, बड़ी फेमस एग्जांपल वाटर।
अब जो बच्चों आयोनिक सब्सटेंसेस होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, और जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, आयनिक भी पोलर ही होते हैं, एक तरह से पोलर ही होते हैं, 100% पोलर होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स और पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, बच्चों ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। आयोनिक compounds which are polar in nature and polar covalent compounds which are also polar in nature, they are soluble in polar solvents like water. Ionic compounds which are polar in nature or covalent polar compounds which are also polar in nature, both of these are soluble in polar solvent like water. जैसे NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, जैसे शुगर वो एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, और जैसे HCl, ये सारे किस में सॉल्युबल हैं? पोलर सॉल्वेंट्स यानी वाटर में। जबकि बच्चों नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स ये किस में सॉल्युबल होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। किस में सॉल्युबल होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं, और आयोनिक एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। बच्चों नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कभी भी पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होंगे, और आयनिक एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होंगे। बच्चों इसी वजह से तो इस प्रिंसिपल का नाम क्या है? लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी सेम वाले सेम वालों में डिजॉल्व होते हैं। सेम नेचर के कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस सेम नेचर के सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो पोलर वाले और आयनिक कंपाउंड जो कि पोलर हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे। आयोनिक और पोलर कोवलेंट कंपाउंड कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होंगे। अब इसकी एग्जांपल्स हम बुक से पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आयोनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, आयनिक सॉल्वेंट्स एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, जैसे KCl, Na2CO3, CuSO4, शुगर, ये KCl हो गया, Na2CO3 हो गया, और ये हमारे पास हो गया कॉपर सल्फेट, ये सारे क्या हैं? आयनिक। जबकि शुगर, अल्कोहल ये कौन से हैं? पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। ये कहाँ डिजॉल्व होते हैं? पोलर सॉल्वेंट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर यानी पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। अब बच्चों जबकि नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर, नॉन पोलर कभी भी पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होंगे। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स ये इनकी बात करें आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सच एज ईथर, बेंजीन एंड पेट्रोल आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बेंजीन हो गया, पेट्रोल हो गया, ईथर हो गया, ये सारे नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। जबकि नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड सब्सटेंसेस, नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसा कि ग्रीस, पेंट, नेफ्थलीन आर सॉल्युबल इन ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो ग्रीस, पेंट, नेफ्थलीन है ये किस में सॉल्युबल हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड में और ईथर में। ये दोनों नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, इनके अंदर सॉल्युबल हैं।